स्थानीय प्रशासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज। भारत में जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा है, उसका प्रारंभ ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए किया गया था। हम देखते हैं कि हमारे देश में गाँवों की संख्या बहुत अधिक है और लगभग 80% जनसंख्या है वो गाँवों में निवास करती है। भारत की राष्ट्रीय जीवन धारा में गाँवों का महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। राष्ट्रीय आंदोलन के काल में भी महात्मा गांधी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्राम स्वराज्य की बात की, ग्रामीण विकास की बात की, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का प्रारंभ किया गया। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम 1951 से 56 के बीच में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का प्रारंभ 1952 के अंतर्गत किया गया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संदर्भ में जब हम क्या है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसको भी हम सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। पंचायती राज अर्थात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा का विकास ग्रामीण पुनर्निर्माण के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने के लिए और अपेक्षित जन सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया था। 1955 में एक समिति बनाई गई और ये निष्कर्ष निकाला गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है। भारत सरकार ने 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल नियुक्त किया। इसे हम लोक प्रशासन के विद्यार्थी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के रूप में भी जानते हैं। मेहता समिति ने 1957 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने का कार्य किया। सैद्धांतिक रूप से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो हमारी शक्तियां हैं उसको के केंद्रीकरण को रोकना एक मुख्य उद्देश्य होता है। सत्ता के केंद्रीकरण को रोकना। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। यदि सत्ता को संसद अथवा राज्यों के विधानमंडलों तक ही अगर हम सीमित रखते हैं तो देश का समुचित विकास नहीं हो सकता। अतः यह आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर देश का समुचित विकास हो। राज्य का केंद्रीकरण किया जाए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की जाए और लोकतांत्रिक निर्वाचित संस्थाओं को पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान की जाए। तो मुख्य रूप से केंद्रीकरण को रोकना, हर स्तर पर सत्ता को, चूँकि लोकतंत्र की बात करते हैं, भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है, तो ऐसी स्थिति में ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं। दूसरी जो बात हम देखेंगे कि सामुदायिक विकास एवं सरकारी नीतियों का माध्यम। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पंचायती राज संस्थाएं सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं सरकारी नीतियों को ठीक प्रकार से क्रियान्वित कर सकती हैं। ग्रामीण पुनर्निर्माण की योजनाएं हैं, उनमें अपेक्षित सहयोग मिलेगा क्योंकि जो स्थानीय नीतियां हैं वो स्थानीय स्तर पर ही क्रियान्वित ज़्यादा अच्छे तरीके से की जा सकती हैं। तीसरी चीज़ हमने देखी कि शासकीय कार्यों का संपादन। सरकार के द्वारा कुछ कार्य जो है वो कार्य एवं दायित्व पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जाते हैं और जो अपने क्षेत्र की प्रगति और विकास के लिए कार्य करती हैं। चूँकि ग्रामीण जनता को जब ये मालूम होता है कि ये कार्य हमारे हित में हैं तो उनके द्वारा ज़्यादा अच्छा तरीके से किया जा सकता है। एक और चीज़ हम देखेंगे, स्थानीय कार्यों के संपादन के लिए साधन प्रदान किए जाते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय विकास के कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन, शक्तियाँ और नियंत्रण के अधिकार प्रदान किए जाएं, जिससे कि ग्रामीण की योजनाएं हैं उनको समुचित रूप से क्रियान्वित किया जा सके।
सत्ता का हस्तांतरण, डेलीगेशन ऑफ पावर। लोक प्रशासन के अंतर्गत हम डेलीगेशन एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व तो मानते हैं कि सत्ता को अगर एक व्यक्ति के पास केंद्रित रखा जाएगा तो कार्य को ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता। अतः सत्ता को विकेंद्रित किया जाना चाहिए, डेलीगेशन किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का विकास इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके किया गया है कि भविष्य में जब भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की जाए तो सत्ता अलग अलग स्तरों पर विभाजित हो। हम ये देखेंगे कि हमारा जो ग्रामीण स्तर का ढांचा है पंचायती राज का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये 3 स्तर बनाए गए हैं। जो ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो सबसे छोटी इकाई, सबसे नीचे की इकाई है, वो है ग्राम पंचायत। एक बड़े गांव या एक से ज़्यादा छोटे गांवों के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा निर्वाचित कर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत का जो मुख्य कार्य होता है वो पंचायत स्तर पर विकास संबंधी कार्यों को पूरा करना होता है। चूँकि ग्रामीण जनता अपने स्तर पर खड़ी होती है चुनाव के लिए, तो वो अपनी नीतियों का निर्माण स्वयं करती है। खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। सभी राज्यों में पंचायत समिति की रचना अलग अलग होती है। राजस्थान राज्य में पंचायत समितियों का गठन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिला स्तर पर जिला परिषद, राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद की स्थापना की जाती है। जिला परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित जिला प्रमुख होता है, जिसका प्रमुख कार्य जिले के विकास संबंधी योजनाओं का निर्माण करना होता है और पंचायत समितियों के बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय बिठाना होता है। महाराष्ट्र में जिला परिषद की शक्तियाँ बहुत अधिक हैं, जबकि राजस्थान में यह पंचायत समितियों के मध्य एक संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा जो है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्मित की गई थी। राजस्थान में हम पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की अगर बात करें तो राजस्थान में ग्राम पंचायतें प्राचीन काल से ही विद्यमान थी, लेकिन मध्यकाल में पंचायत व्यवस्था थोड़ी कमज़ोर दिखाई दी। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के अंतर्गत पंचायतों का जो प्रभाव क्षेत्र है वो थोड़ा सा सीमित होना प्रारंभ हो गया। वर्तमान में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके संदर्भ में हम देखेंगे कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संरचना इसकी बनाई गई है। प्रारंभ में जो व्यवस्था थी वो ये थी कि हमारे सामने जो है कोई स्पष्ट ढांचा नहीं था, कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, कार्य में अनियमितता थी, चुनाव समय पर नहीं होते थे, बहुत सारी समस्याएं थीं सामने। लेकिन धीरे धीरे जो है जब हमने ये 93 में जो संवैधानिक संशोधन 73वां संशोधन स्थापित हुआ, संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत हुआ और इसे अन्य राज्यों के साथ साथ केंद्र प्रशासित क्षेत्रों द्वारा भी अनुमोदित किया गया और 24 अप्रैल को 1994 में सारे देश में लागू हुआ। राजस्थान सरकार ने 73वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर अप्रैल 1994 पर पंचायती राज अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम में सितंबर 1994 में एक संशोधन किया गया ताकि पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को भी पंचायत राज व्यवस्था में आरक्षण के लाभ मिल सकें। इस नए पंचायती राज अधिनियम को 23 अप्रैल 1994 से लागू होने के साथ ही इससे पूर्व जो प्रचलित ग्राम पंचायत अधिनियम 1953 था और 1959 था वो अपने आप ही निरस्त हो गए।
ये जो पंचायती राज संशोधन अधिनियम है, इसमें कार्य शक्तियाँ, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। समय अनुसार हम भी अलग अलग मुद्दों पर इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। चूँकि भारत सरकार की बात अगर हम करें तो भारत में चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो ऐसी स्थिति में जो शासन का बंटवारा है वो विभिन्न स्तरों पर होना चाहिए। केंद्र, राज्य और स्थानीय। केंद्र सरकार में जहाँ पर प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्रीय स्तर पर जो ढांचा है वो भी राजनीतिक और प्रशासनिक है। राज्य स्तर पर भी हम देखते हैं कि राजनीतिक स्तर पर मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक स्तर पर सचिव और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। केंद्रीय स्तर पर भी राजनीतिक आधार पर नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति होता है और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री होता है। इसकी चर्चा हम चार्ट बना करके अगले उसमें एपिसोड में करेंगे। प्रशासनिक, और हम शायद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इन सारी चीज़ों पर चर्चा कर चुके हैं। प्रशासनिक स्तर पर इसमें प्रशासन के अधिकारी होते हैं। उसी तरह से स्थानीय स्तर पर इसको दो भागों में बांटा गया है, ग्रामीण और नगरीय। अभी हमने आज जो चर्चा की वो ग्रामीण स्थानीय इकाइयों की चर्चा की, जिसमें हमने देखा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होते हैं। जिसमें स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी होते हैं वो अलग कार्य करते हैं और सरकार के प्रशासनिक अधिकारी अलग से कार्य करते हैं। आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम अन्य मुद्दों पर आपस में बातचीत करेंगे।